हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस फार्मा ट्यूटर। और आज हम एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं तीन टॉपिक्स को, मैक्रोलाइड्स, लिंकोसमाइड्स और यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स को। तो ये एंटीबायोटिक्स के अंडर ही आते हैं। इससे पहले हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इन्हें कवर कर लिया था। तो उस वीडियो में मैंने क्या कहा था आपसे कि एक तरीके से एंटीबायोटिक्स फिनिश हो गया। वो इसीलिए कहा था क्योंकि ये जो है बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं और जल्दी कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैक्रोलाइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जिनके स्ट्रक्चर के अंदर लैक्टोन रिंग पाई जाती है। उस लैक्टोन रिंग को मैक्रोसाइक्लिक रिंग भी कहा जाता है। उस लैक्टोन रिंग के चारों तरफ एक या एक से ज्यादा डीऑक्सी सुगर्स अटैच हों तो क्या कहा जाएगा? उसे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कहा जाएगा। इस ग्रुप के अंडर कौन कौन सी मेडिसिन आ गई, कौन कौन सी ड्रग्स आ गई? एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। ये सारे क्या हैं? इसके अंडर में ड्रग्स आ गए। अब जो ये एरिथ्रोमाइसिन है वो सबसे पहली मेंबर है इस ग्रुप की, क्योंकि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी 1952 में। एक स्ट्रेन के अंदर से इसे निकाला गया था। उस स्ट्रेन का नाम क्या था? स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस। इसके अंदर से इसे आइसोलेट किया गया था सबसे पहले। तो ये सबसे पहली मेंबर है इस ग्रुप की। फर्दर फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन की डिस्कवरी हुई। ये सारे के सारे क्या है? एरिथ्रोमाइसिन के ही सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं। तो इन्हें न्यूअर मैक्रोलाइड्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी डिस्कवरी क्या हुई? बाद में हुई। इनके अलावा और भी कुछ मैक्रोलाइड्स हैं जैसे कि डायरिथ्रोमाइसिन, ओलिएंडोमाइसिन और ट्रोओलिएंडोमाइसिन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इसके अलावा कुछ मैक्रोलाइड्स हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो जो ये मैक्रोलाइड्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन करते हैं। नेचर में ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को जाके रोकेंगे, उसे किल नहीं करेंगे। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। कैसे? 50S राइबोसोमल यूनिट जो होती है उसके साथ जाकर के ये बाइंड अप हो जाते हैं, उसके साथ जाकर के अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी स्टेप होते हैं उसमें जो ट्रांसलोकेशन का स्टेप होता है उसको जाकर के ये इंटरफेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन बन नहीं पाता उस बैक्टीरिया के अंदर और वो धीरे धीरे क्या है? मर जाता है, खत्म हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो ये एरिथ्रोमाइसिन है वो 100% 100 टाइम जाकर के एक्यूमुलेट हो जाती है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा सेंसिटिव है इन एंटीबायोटिक्स के लिए, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स के लिए। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कम जो है सेंसिटिव है। आगे ये जो मैक्रोलाइड्स होते हैं अगर इन्हें हाई कंसंट्रेशन में दिया जाए, यानी कि हाई डोज में दिया जाए, डोज बढ़ा के दिया जाए, तो ये बैक्टीरिसाइडल भी बिहेव करने लग जाते हैं। बैक्टीरिसाइडल इनका नेचर हो जाता है, मतलब कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। तो लो कंसंट्रेशन पे बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देते हैं और हाई कंसंट्रेशन पे बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट देते हैं। इनके क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो डिप्थीरिया में दिया जाता है इन्हें। बच्चों में गले का इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उस केसेस में। पर्टुएसिस जिसे वूपिंग कफ कहा जाता है, काली खांसी, उसमें दिया जाता है। टिटनेस वगैरह में इसका यूज किया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को बैक्टीरियल डायरिया हो जाए तो उस केस में इनका यूज किया जाता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है उसको पेप्टिक अल्सर, अगर एच पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं तो उस केस में यूज किया जाता है। और टॉपिकली एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और कुछ इन्फेक्शंस वगैरह हो गई उनको दूर करने के लिए क्लेरिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। जेनिटल इन्फेक्शंस जैसे कि गोनोरिया, साइफिलिस, कैनक्रॉइड, ऐसी कुछ जो भी इन्फेक्शन हो गई उनको ट्रीट करने के लिए मैक्रोलाइड्स का यूज किया जाता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया, इस केस में भी इसका यूज किया जाता है। और लिजिनेरियस निमोनिया, इस केस में भी इसका यूज किया जाता है। पेनिसिलिन के अल्टरनेटिव इसे दिया जाता है। अगर पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स हो गए तो उस केस में पेनिसिलिन के अल्टरनेटिव मैक्रोलाइड्स का यूज किया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी या ईएनटी यानी ईयर नोज थ्रोट की कोई भी इन्फेक्शन हो तब दिया जाएगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? वैक्सीन के नाम से डीपीटी, बीसीजी और एमपी यानी कि मीजल्स और पोलियो। तो इसके थ्रू हम इसके क्लिनिकल यूजेस को आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
लिंकोसअमाइड, इसके अंदर सिर्फ 2 ड्रग आती हैं जो कि आपको पढ़नी है, क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन। तो जो क्लिंडामाइसिन है ये एक लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो एरिथ्रोमाइसिन जैसा ही होता है, सेम ये भी प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन करती है, 50S राइबोसोम के साथ बाइंड अप होकर के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इसकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है, यानी कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन थी, वो भी जाकर के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में असर करती थी, बट क्या था कि ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा अच्छे से असर करती थी और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया थे वो कम सेंसिटिव थे, लेस सेंसिटिव थे, बट क्या थे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी। तो सेम इसकी भी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम एरिथ्रोमाइसिन जैसा है। जो क्लिंडामाइसिन है वो ग्राम पॉजिटिव कोकी और एनारोब्स को इनहिबिट करती है। ओरली इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छी मानी जाती है, वेल एब्जॉर्ब हो जाती है ये। और इसकी हाफ लाइफ की बात की जाए टी हाफ की, तो 3 घंटे की इसकी हाफ लाइफ होती है। उसके बाद ये लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज कर दी जाती है, लीवर इसकी मेटाबॉलिज्म कर देता है और यूरिन या फिर बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ये बॉडी में से निकल जाती है। इसकी गुड कंसेंट्रेशन मानी जाती है। ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, स्केलेटल और सॉफ्ट टिश्यू के साथ गुड कंसेंट्रेशन अटेन कर लेता है ये। लिंकोमाइसिन पे आते हैं, तो जो लिंकोमाइसिन है वो भी सेम क्लिंडामाइसिन की तरह ही सब कुछ प्रॉपर्टी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी सब कुछ सेम है, बट क्या है इसमें इसका यूज अब बहुत कम किया जाता है लिंकोमाइसिन का। क्यों? क्योंकि ये डायरिया वगैरह के इंसिडेंस को बढ़ा देता है, डायरिया वगैरह पेशेंट के अंदर कोज कर देता है और फेटल कोलाइटिस मतलब कोलोन वगैरह की इंफेक्शन प्रमोट करता है, बढ़ा देता है। इसकी वजह से लिंकोमाइसिन का यूज अब कम कर दिया गया है। पहले इसका यूज बहुत ज्यादा हुआ करता था, पर जब से क्लिंडामाइसिन आई है, क्लिंडामाइसिन का इंट्रोडक्शन हुआ है, तब से लिंकोमाइसिन जो है इसका यूज कम कर दिया गया है, रेयर किया जाता है आजकल। थेरापेटिक यूजेस की बात की जाए तो एनारोबिक मिक्स्ड इन्फेक्शन, इन केसेस में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि अगर एब्डोमिनल, पेल्विक या लंग अब्सेसेस हो गए तो उस केस में इनको यूज किया जाता है। अब्सेसेस क्या होता है? फोड़ा, तो इन केसेस में इनका यूज किया जाता है। स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गई तो उस केस में इसका यूज किया जाता है। पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स में ये SABE की प्रोफाइलेक्सिस यूज की जाती है, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उस केस में इसे एज अ प्रोफाइलेक्सिस दिया जाएगा SAB में। SABE क्या होता है? सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, इस केस में इसको दिया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन के अल्टरनेटिव भी इसे दिया जाता है अगर मलेरिया, अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया हो जाए तो उसे ट्रीट करने के लिए एज अ सप्लीमेंट क्विनीन के साथ दिया जाता है इसे। टॉपिकली ये एक्ने वगैरह को ठीक करने के लिए, एक्ने की इन्फेक्शन हो गई तो उसे ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अर्थराइटिस वगैरह जिन पेशेंट को हो जाता है उन केस में इसका यूज किया जाता है। एरोबिक ग्राम पॉजिटिव कोकी की वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है तो उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। पायरीमिथामीन, इसके साथ एज अ कॉम्बिनेशन इसे दिया जाता है अगर किसी भी पेशेंट को एड्स रिलेटेड टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाती है तब। प्राइमाक्विन के साथ इसे एज अ कॉम्बिनेशन दिया जाता है अगर किसी पेशेंट को एड्स रिलेटेड निमोसाइटिस कैरिनी निमोनिया हो गया तो ऐसे जो है इसके थेराप्यूटिक यूजेस हैं। आगे बढ़ते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक में। तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में मतलब कि यूरेथर, यूरेथ्रा, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिनरी ओपनिंग, कहीं पे भी किडनी से लेकर के नीचे यूरेटर ओपनिंग तक कहीं पे भी अगर इस ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाती है किसी भी बैक्टीरिया की वजह से तो उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। ज्यादातर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, स्पेशली कॉलीफॉर्म्स नाम का जो ये बैक्टीरिया है ये ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज करता है। जो एक्यूट इन्फेक्शन होती है, अगर एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगी, एक्यूट UTI हो गया तो वो धीरे धीरे खुद ठीक हो जाएगा, सेल्फ लिमिटिंग होता है।
और इस केस में क्या है, यूरिन का आउटफ्लो बढ़ जाएगा और ब्लैडर वॉइडिंग हो जाती है, फ्रिक्वेंट ब्लैडर वॉइडिंग होगी। बट ये क्या है, सेल्फ लिमिटिंग है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। अपर यूटीआई जो हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, इनका जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा दिनों तक चलता है, क्रॉनिक होते हैं ये। तो ये था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। यूरिनरी एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? अब ऐसे ओरल एजेंट, मतलब कि माउथ से खाने वाली दवाइयाँ, ऐसे ओरल एजेंट्स जिनकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी यूरिन में ज़्यादा हो और सिस्टमिक में यानी कि ब्लड के अंदर बहुत कम हो या ना के बराबर हो, नहीं हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? यूरिनरी एंटीसेप्टिक कहा जाता है। इनकी जो यूजफुलनेस है वो लोअर यूटीआई मतलब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो लोअर यूटीआई होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, धीरे धीरे खुद ठीक हो जाते हैं। और इसकी इफेक्टिवनेस की बात की जाए तो ये रीनल, पेल्विस और ब्लैडर में जाकर के मतलब अच्छे ढंग से वहां पे पहुंचते हैं, अपनी कंसंट्रेशन पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं वहां पे और अच्छे ढंग से अपना इफेक्ट शो करते हैं। क्रोनिक यूटीआई में ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं एज कंपेयर टू लोअर यूटीआई। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है? नालिडिक्सिक एसिड, किनोक्सासिन, नाइट्रोफ्यूरेंसिन, मेथामिन, फेनाजोपाइरिडीन, ये सारे के सारे इसके अंदर ड्रग्स आती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननोन है, अभी तक इतना कुछ खास पता नहीं है, बट ऐसा क्लेम है, ऐसा माना जाता है कि ये डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन करती हैं सारी की सारी दवाइयाँ, सारे के सारे जो ड्रग्स हैं, और ये बैक्टीरियल सेल पे जाकर के एंजाइमेटिक एक्टिवेशन के बाद डीएनए और प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसे रोक देती हैं। यूजेस की बात की जाए तो जो ये सल्फोनामाइड्स होते हैं वो यूटीआई में यूज किए जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज किए जाते हैं। अभी हमने जो ड्रग्स बात की थी वो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, इसमें हमने सल्फोनामाइड्स को नहीं लिखा, बट जब हम सल्फोनामाइड्स की वीडियो को कवर कर रहे थे, सल्फोनामाइड क्लास ऑफ ड्रग करी थी, बहुत पहले, सबसे पहली वीडियो थी वो, तो उसके यूजेस में हमने पढ़ा था कि वो यूटीआई में भी यूज किए जाते हैं। तो कुछ जो सल्फोनामाइड है उनका यूज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है, और जो ये मीथामीन है उसका यूज किया जाता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होने लग रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और बाकी जो ये सारे ड्रग हैं, नालिडिक्सिक एसिड, ये क्विनोलोन्स होते हैं, तो ये अलग अलग क्लास के ड्रग हैं, इनका यूज यूटीआई में किया जाता है। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि हम जब किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग को कवर करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे, इन्हें उसमें पढ़ लेंगे। अभी इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारी ड्रग्स क्या है, यूटीआई में यूज की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं इसके एडीआर्स में। तो ये फीवर, रैश, क्रिस्टल यूरिया, नोजिया, वॉमिटिंग और फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्हें कोज करता है। इसकी ड्रग इंटरेक्शन की बात की जाए तो जो ये सल्फोनामाइड्स होते हैं वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर सल्फोनामाइड और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स को एक साथ लिया जाए तो जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट होते हैं उनका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है सल्फोनामाइड्स की वजह से, तो ये इंटरेक्शन हो जाती है इनकी। ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ अगर ये लिए जाते हैं तो उनका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाता है, जो यूटीआई है वो कम इफेक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी एंटीकोआगुलेंट के साथ इनको दिया जा रहा है तो उसके साथ भी इंटरेक्ट कर जाते हैं और पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी क्या है, इसकी ड्रग इंटरेक्शन थी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।